अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स का ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है, मैं सोचता रहा कि मैं क्या करूं। मैंने सर से भी शेयर किया था कि क्वांटम का नाम आते ही इतनी चीज़ें माइंड के अंदर आती हैं और इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं इसकी। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ क्वांटम। हम क्वांटम के अहद में ज़िंदा हैं और इतना ज़्यादा काम हो चुका है और इसकी इतनी ज़्यादा डायमेंशंस हैं, थ्योरेटिकल डायमेंशंस हैं, फिलोसॉफिकल डायमेंशंस हैं, मैथमेटिकल डायमेंशंस हैं। तो कहाँ से शुरू किया जाए? मैंने देखा बहुत से स्टैंडर्ड टेक्स्ट को, मसलन अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं वो किताब भी आपके साथ शेयर कर दी गई थी, जेटली की बुक है। इसी तरह ग्रिफिथ की किताब है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, लिबॉफ है, ग्राइनर है, स्टीवन वाइनबर्ग की बुक है, डिराक की बुक है, बहुत सी किताबें हैं। यानी क्योंकि ये एक बेसिक कोर्स है और हर टीचर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है कोर्स, वो 1-2 सेमेस्टर पढ़ाने के बाद वो एक आधी किताब लिख देता है जो उसके अपने नोट्स होते हैं। तो इस वजह से क्वांटम पे बहुत सी किताबें हैं। तो मैं सोचता रहा कि किस अप्रोच को अपनाया जाए। पहले बच्चों को मैथ्स की ट्रेनिंग दी जाए और फिर उसकी फ़िज़िक्स निकाली जाए, या पहले फ़िज़िक्स डिस्कस की जाए और फिर उसका मैथ डेवलप किया जाए। फिर मेरी नज़र से गोएटे का एक कोटेशन गुजरा। गोएटे अगर आप जानते हो तो जर्मनी का बहुत मशहूर फ़लसफ़ी था। इलामा इकबाल उससे बहुत इंस्पायर थे। अगर आपको याद हो, इलामा इकबाल ने एक किताब लिखी थी, नज़मों की किताब शाया की थी, क़याम मशरिक़। ये दरअसल गोएटे की किताब थी, क़याम मग़रिब उसका जवाब था। तो ये वो गोएटे है। तो गोएटे का एक मुझे कोट नज़र से गुजरा। उसने कहा कि अगर आपको इंसानी तारीख़ के 3000 साल, ये जो हमारे गुज़िश्ता 3000 साल हैं, इनका इल्म नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं जान सकते। तो मुझे इस कोट ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और उससे फिर मुझे एक डायरेक्शन मिल गई कि मैं कैसे इस कोर्स को लेके चलूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ 5 दिन हैं और इन 5 दिनों में 7.5 घंटे हैं। 7.5 घंटे में हमने तकरीबन भी 120 साल का सफ़र करना है। तो 7.5 घंटे में 120 साल का सफ़र कैसे किया जाए? तो इसके लिए तो हमें कोई टाइम ट्रैवलिंग मशीन ही बनानी पड़ेगी। तो चूंकि हम फिज़िकली टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते तो मैंने सोचा क्यों ना हम मेंटल टाइम ट्रैवल कर लें। मेरा मतलब है कहने का क्यों ना हम उन हिस्टोरिकल वाक़यात को डिस्कस कर लें जिनकी वजह से क्वांटम जो है वो यहाँ तक पहुँची है कि आज हम उसको टेक्स्ट के तौर पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए जब मैं हिस्ट्री में गया तो हिस्ट्री में बहुत कुछ था। मतलब बहुत सारे वाक़यात थे, कहीं बहुत सारे तजर्बात हो रहे थे, कहीं बहुत सारे मैथमेटिक्स डेवलप हो रहा था और बेबहा लोग थे, साइंटिस्ट थे जो इसमें काम कर रहे थे। तो वो एक मेरे लिए मसला था कि अब मैंने फ़िल्टर आउट करना है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत डिटेल में जाऊँ, हर एक्सपेरिमेंट को और हर मैथमेटिकल डेवलपमेंट को मैं डिस्क्राइब करूं। तो वो मेरे लिए एक मसला था। तो फिर मैंने ये किया है कि यानी ये बहुत मुख्तसर करके मैं 32 ऐसे वाक़यात पे पहुंचा हूं कि जिनके बताए बगैर मेरा ख्याल है क्वांटम की हिस्ट्री के साथ जस्टिस नहीं हो सकता। मेरा मेथड ये है कि आज चूँकि हमारा पहला लेक्चर है इस स्कूल का भी और क्वांटम का भी, तो इसको बहुत ज़्यादा हार्ड ना किया जाए ताकि पहले दिन ही स्टूडेंट्स भागना शुरू हो जाएं। तो मैंने इसको बहुत सिंपल सा किया है, एक हिस्टोरिकल सा है और बेसिक जो कंसेप्चुअल फाउंडेशन है क्वांटम की उसकी थोड़ी सी डिस्कशन है, कुछ बेसिक आइडियाज़ हैं। तो स्टार्ट मैं करूँगा एक और कोट से। एक ये कोट आपने अक्सर सुना होगा, ये बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे, नोबेल लॉरिएट भी हैं, रिचर्ड फाइनमैन। रिचर्ड फाइनमैन ने कहा था कि नो वन अंडरस्टैंड्स क्वांटम मैकेनिक्स। हमारा आज का सवाल है कैन वी। फाइनमैन कहता है कि कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स को समझ नहीं सकता, क्या हम समझ सकते हैं? तो मैंने इसका जवाब कहा कि लेट्स ट्राई।
तो ये समझ लें कि ये अगले 7.5 घंटे जो हैं 5 दिनों में, ये एक कोशिश है क्वांटम मैकेनिक्स को समझने की, और फिर हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्या फाइनमैन की बात दुरुस्त है, नो वन अंडरस्टैंड्स क्वांटम मैकेनिक्स, या आप दावा कर सकते हैं जा कर के भी हमने समझ लिया क्वांटम मैकेनिक्स को। तो इसमें हिस्टोरिकली जो वाक़यात हुए हैं उनको मैंने एक और काम ये किया है कि क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हिस्ट्री अगर दुरुस्त तरीके से नहीं मालूम और वाक़यात की जो तरतीब है वो अगर आपको नहीं मालूम तो किसी भी सब्जेक्ट को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है कि कौन से अहम वाक़यात थे जहाँ से ये सारी ब्रांच क्वांटम मैकेनिक्स की फूटी है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट लेक्चर है दिस इज़ जस्ट दी हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन, ठीक है, यानी ये हिस्ट्री है, मैं इसको कहता हूँ ये स्टोरी है ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। वो कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ कि जहाँ से ये चली और जहाँ पर ये आज खड़ी है। इसमें ये जो चीज़ें मैं बताऊँगा ये आपको लाजमी नहीं है कि याद करें, लेकिन आई विल ट्राई कि आप एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अपने माइंड के अंदर डेवलप कर सकें, ठीक है। तो आमतौर पे मुख्तलिफ किताबें जो है ना वो 1901 से शुरू करती हैं, 1901 से शुरू करती हैं, प्लांक से शुरू करती हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मसला क्या था जिसको प्लांक हल कर रहा था तो वो नहीं पता होता, ठीक है, कि प्लांक का बेसिकली जो काम था वो क्या था। तो उससे पहले हमें जाना पड़ता है और थोड़ा सा पीछे। तो मैंने यहाँ पर ये किया है कि 19वीं और 20वीं सदी के चंद वाक़यात लिए हैं, 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी। तो ये स्टोरी आप समझ लें शुरू हुई थी 1687 से। मैं यहाँ पे डिटेल नहीं लिखूंगा हर चीज़ की बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो न्यूटन से ये बात शुरू हुई थी, न्यूटन ने एक मैकेनिक्स दी थी, आपको पता है न्यूटन का काम है क्लासिकल मैकेनिक्स के हवाले से उसने फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन दिए थे जिनके ज़रिए से आप किसी भी चीज़ की हरकत के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये क्लासिकल वर्ल्ड के ऊपर बहुत अच्छी तरह से अप्लाई होती है। उसके बाद मेजर इवेंट 1788 का है जिसमें लग्रांज, जिसका नाम आपने सुना है और क्लासिकल मैकेनिक्स के कोर्स में आप इसको पढ़ेंगे भी, लग्रांजियन मैकेनिक्स को, उसने भी एक क्लासिकल मैकेनिक्स डेवलप की यूजिंग दी स्केलर क्वांटिटीज़, दैट मीन्स एनर्जी को उसने इस्तेमाल किया और लग्रांजियन मैकेनिक्स या जो लग्रांज की क्लासिकल मैकेनिक्स है उसको डेवलप किया है और वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है टू अंडरस्टैंड दी क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद हम 1801 का जिक्र कर सकते हैं। थॉमस यंग का नाम अगर आपने सुना हो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हवाले से, तो जो बेसिकली ये बताता है, अगर आपको याद होगा कि न्यूटन ये कहा करता था कि लाइट जो है उसकी पार्टिकल नेचर है, लाइट कंसिस्ट ऑफ कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर है लाइट की। लेकिन यंग का तजर्बा था जिसने पहली दफ़ा ये साबित किया था कि लाइट इज़ अ वेव, यानी वेव नेचर जो है ये यंग का तजर्बा था। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि वेव्स जो है वो इंटरफेरेंस करती हैं, डायफ्रैक्शन करती हैं, उनके अंदर पोलराइजेशन होती है। इसके बाद थोड़ा सा और लंबा जंप लगाते हैं और 1859 में चले जाते हैं। वैसे तो 1859 एक और हवाले से भी बड़ा मशहूर है। 1859 में एक बड़ी अहम किताब शाया हुई थी जिसके बाद से होने वाली बहसें अभी तक ख़त्म नहीं हुई और उसके बाद की दुनिया को कहा जाता है कि बिल्कुल एक मुख्तलिफ दुनिया है। किसी को पता है 1859 में क्या हुआ था? कौन सी किताब थी? 1859 में किताब शाया हुई थी दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, चार्ल्स डार्विन की किताब, जिसमें उसने नज़रिया इर्तिका पेश किया था। और नज़रिया इर्तिका का नाम आते ही आपको पता है बहसें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन हम चूँकि बायोलॉजिस्ट नहीं हैं, हम फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी बहसें उस तरह की नहीं होंगी। तो 1859 में हम अपने साइंटिस्ट को पकड़ते हैं, हमें डार्विन से कुछ नहीं अभी करना। सो किरचॉफ, इसका भी नाम आपने सुना होगा, किरचॉफ रूल्स के हवाले से, और वो सारा करंट रूल और ये वो। लेकिन उधर भी हमने नहीं जाना बिकॉज हम क्वांटम पढ़ रहे हैं। किरचॉफ ने क्या ऐसा किया था कि जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ गई यहाँ लिखने की, तो अभी आपको समझ आ जाएगी। आपने ये पढ़ा होगा, ब्लैक बॉडी पढ़ी हुई है, तो ये किरचॉफ का काम था।
1859 के अंदर। किरचॉफ ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर आप एक कैविटी बना लेते हैं किसी मटेरियल के अंदर और उसके अंदर अगर आप लाइट शाइन करते हैं तो ये कैविटी अगर सारी लाइट को अब्जॉर्ब कर लेगी, जज़ब कर लेगी सारी रेडिएशन को अपने अंदर, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक ब्लैक बॉडी है। ठीक है ना, यहाँ ब्लैक से मुराद कलर नहीं है, ब्लैक से मुराद ये प्रॉपर्टी है जो एक परफेक्ट अब्जॉर्बर के बारे में आपको बताती है। अब जब आप उसको टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देने से क्या होता है कि वो सारी रेडिएशन जो कैविटी के अंदर अब्जॉर्ब हुई थी वो बाहर निकल आती है, एमिट कर जाती है। तो एमिशन ऑफ रेडिएशन होती है जब आप टेम्परेचर देते हैं। तो यहाँ से किरचॉफ ने ये नतीजा निकाला था कि जो रेडिएशन है, ठीक है, रेडिएशन है, एमिशन ऑफ रेडिएशन है, दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। एमिशन ऑफ रेडिएशन जो है वो दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। लोहा है, आप उसको गर्म करना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे हीट बढ़ती जाती है उसका कलर चेंज होता जाता है। ये चीज़ें आपने स्टैंडर्ड क्वांटम मैकेनिक्स की जो इंट्रोडक्शन है मॉडर्न फिजिक्स का उसमें पढ़ी हुई है। अच्छा, उसके बाद 1877 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1877 में बोल्ट्जमैन का नाम आता है। वैसे आपने बोल्ट्जमैन का नाम कहाँ सुना हुआ है? बोल्ट्जमैन का नाम अक्सर सुनते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर या फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन या बोल्ट्जमैन एंट्रोपी लॉ, ठीक है ना, वो आप पढ़ेंगे स्टैट के कोर्स के अंदर भी आज। लेकिन यहाँ पर बोल्ट्जमैन कोई और काम कर रहा है। बोल्ट्जमैन के, बल्कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर बोल्ट्जमैन ना होता तो शायद क्वांटम थ्योरी जो है वो डेवलप ना हो पाती और एक्सपेरिमेंट्स हमारे लिए एक पजल रहते। उन पजल्स को सॉल्व करने में बोल्ट्जमैन का बहुत बड़ा काम है। बोल्ट्जमैन ने पहली दफा बात की थी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स की। उसने कहा था कि जो एनर्जी है, वैसे लेवल नहीं कहना चाहिए, डिस्क्रीट एनर्जी बस काफ़ी है, क्योंकि लेवल्स का कॉन्सेप्ट बाद में बोहर के बाद आया है। तो बोल्ट्जमैन ने यह कहा था कि एनर्जी, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि किसी सिस्टम की एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट हो, और उसके लिए जो उसके आर्गूमेंट्स थे वो क्वांटम आर्गूमेंट्स नहीं थे। ठीक है ना, वो तो हमें पता है कि वो 1920s में जाके डेवलप हुए हैं। बोल्ट्जमैन का आइडिया जो है वो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आ रहा था, तो रैंडमनेस को वो बहुत ज़्यादा लाइक करता था। और अगर आपको याद हो, ये एक बहुत फिलोसफिकल बहस बन जाएगी, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन कि ये जो अहद है ना जिसमें हम चल रहे हैं, ये 19th सेंचुरी का अहद है, 19th सेंचुरी ख़त्म होने को जा रही है। याद रखिए, जो नॉलेज होता है ना वो एक फ़िज़ा के अंदर चलता है आगे। कभी ऐसा नहीं होता कि आइडियाज़ जो है ना वो खला से आ जाते हैं। एक माहौल होता है जिसके अंदर से आपको आइडियाज़ मिल रहे होते हैं। आपका जितना भी इस वक्त का नॉलेज है वो भी आपने कहीं से या किसी को रद्द किया है, किसी के आइडिया को, या किसी के आइडिया को कबूल किया और उनके मिक्सचर से आपने अपना आइडिया बनाया होता है। तो नॉलेज भी ऐसे ही होता है, ये कभी भी वैक्यूम से नहीं आता। तो ये बोल्ट्जमैन का ये मसला जो है ना, ये स्टैट्स वाला, ये रैंडमनेस की जो बात है, मैं इस हवाले से जस्ट आपको एक हिंट इसलिए देना चाहता हूँ कि आप इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को भी पढ़ सकते हैं। वो इसलिए कि बोल्ट्जमैन के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, और अगर आपको याद हो तो बोल्ट्जमैन ने खुदकुशी की थी, सुसाइड कर लिया था, घर की छत से छलांग लगाकर अपने आप को मार लिया था, इसने खुदकुशी की थी। और उस खुदकुशी की वजह जो है वो यही थी कि उसने एक ऐसा आइडिया दिया था जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी। यहाँ सोसाइटी से मुराद आम लोग नहीं है, यहाँ सोसाइटी से मुराद साइंटिस्ट की सोसाइटी है। साइंटिस्ट भी एक कल्ट बना लेते हैं ना कि वो अपना कि जी हमने बस ये कह दिया तो अब यही सच होना है, तो कोई नया बंदा बात करेगा तो वो हमने नहीं मानना। तो ये बोल्ट्जमैन की स्टोरी हमारे लिए एक बड़ा सबक रखती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो अहद था ना, इसको बोलते हैं विक्टोरियन अहद, मलका विक्टोरिया का अहद। 1857 तो याद होगा ना, मलका विक्टोरिया ही थी ना जिसने ऑर्डर जारी किया था कंपनी को कि इधर आ जाए। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि दिस वाज विक्टोरिया, इसको कहते हैं विक्टोरियन एज। लिटरेचर अगर आप पढ़ते हैं उर्दू लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर तो उसमें इसको विक्टोरियन अहद कहा जाता है। तो लिटरेचर आपको बताता है, अदब आपको बताता है कि किसी भी अहद के कुछ बड़े आइडियाज़ होते हैं जिसके ऊपर वो अहद कायम होता है। विक्टोरियन अहद का जो बड़ा आइडिया था दैट वाज डिटर्मिनिज्म, कि हर चीज़ जो है ना वो डिवाइन ओरिजिन है उसका, और उसके अलावा वो डिटर्मिन्ड है, यानी हर चीज़ का एक ख़ास रास्ता मुतय्यन है, वो रास्ता आप मालूम कर सकते हैं। और न्यूटन की क्लासिकल मैकेनिक्स यही कर रही थी ना। तो डिटर्मिनिज्म के आइडिया को मतलब समझ लें एक अकीदे की हैसियत हासिल थी विक्टोरियन अहद के अंदर। तो बोल्ट्जमैन ने आकर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स
का आइडिया दिया और कहा कि नेचर के अंदर रैंडमनेस पाई जा सकती है, और उसी की बुनियाद पे उसने डिस्क्रीट एनर्जी की बात की। तो आप समझ सकते हैं कि उनके अकीदे के ख़िलाफ़ अगर बात करता तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करना था और नहीं किया, उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की गई मुख्तलिफ हलकों में, तो ही कमिटेड सुसाइड फाइनली। मुझे टाइम का थोड़ा बताते रहना, मैं क्योंकि काफ़ी लंबी कहानी है, कहानी छोटी नहीं है। ओके, 1834 इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, मैं दरमियान में स्किप कर गया था, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स जो आप पढ़ते हैं ये 1834 की दरियाफ्त है, तो इसको आप कहीं यहाँ पे लिख लें। ओके उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। 1885 है, मैं जस्ट अब चलता जाऊंगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे नाम पता हैं। बामर सीरीज दरियाफ्त हुई थी, बामर ने दरियाफ्त किया था हाइड्रोजन एटम के लिए। 1887 इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें हर्ट्ज ने एक काम किया था और ये वो काम था जो अगेन बुनियाद बना है प्लांक के काम की। तो इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आप जाएं किसी भी क्वांटम के स्टैंडर्ड टेक्स्ट के ऊपर तो ये यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है, ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन करना है, ये वो एक्सपेरिमेंट्स थे जो हो रहे थे। 1888 में रिडबर्ग ने एक फार्मूला दिया था जिसको एक्सप्लेन करना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया था, बिकॉज ये फार्मूला किसी थ्योरी से नहीं आ रहा था, इसके पीछे कोई मैथमेटिकल स्ट्रक्चर नहीं था, कोई फिजिकल इंसाइट नहीं थी कि जहाँ से रिडबर्ग ने ये निकाला है। ही वॉज यू कैन से ही वॉज अ फिनोमिनोलॉजिस्ट, कि उसने एक फिनोमिना देखा था और वहाँ से एक एम्पिरिकल फार्मूला निकाल के इन सीरीज़ को, बामर सीरीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश जाहिर है कि थ्योरेटिकल कोशिश नहीं थी। वो एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो हैं वो गुस्सा करते हैं, हम कहते हैं कि वो जुगाड़ी कोशिश थी, ठीक है लेकिन थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वालों का ये झगड़ा खैर चलता रहता है। ओके, फिर उसके बाद रोंजन की एक्सरेज का जिक्र है, वो मेरे ख्याल यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1896 के अंदर बैकरल आ जाता है। 1897 के अंदर बड़े काम हुए हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1897 ये दौर बड़ा अहम है। 1897 के अंदर जीमन, इसका भी आपको पता होगा कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं हाइड्रोजन एटम के वो मसलन वो स्प्लिट कर जाते हैं सब लेवल्स के अंदर। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ लेवल्स इनटू सब लेवल्स है, दैट इज जीमन इफेक्ट। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1897। फिर क्यूरी का बड़ा काम है 1897 में, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी रेडॉन के ऊपर काम। और उसके अलावा 1897 वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो असल काम इसका 1897 जिस वजह से मशहूर है, एनीवन 1897 में क्या हुआ था? अगर 1897 भी अगर तारीख में ना होता तो मेरा ख्याल है कि फिजिक्स आगे ना बढ़ती। वेरी फंडामेंटल चीज़ है, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था। अगर आपको इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी नहीं पता तो फिर मैं समझता हूँ कि तारीख पढ़नी चाहिए, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। 1897 ये 19th सेंचुरी तकरीबन ख़त्म हो गई। अब हम चलते हैं 20th सेंचुरी के अंदर। ओके, 1901 के अंदर प्लांक का काम आता है। क्या किया था इसकी डिटेल्स में यहाँ पर नहीं दूंगा, मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। और मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जो जेटली की बुक है जो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी गई थी, उसका चैप्टर 1 आपने पढ़ना है और वो आपने खुद पढ़ना है, बिकॉज इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन। और उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपने FSC में भी पढ़ी होती हैं, BSc में भी पढ़ी होती हैं, तो यू कैन रीड आउट इट, ठीक है। उसमें अगर आपको कहीं में मसला आता है, कोई लाइन समझ नहीं आती किताब की, तो वो भी आप यहाँ पर मुझसे सवाल करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं खुद उसको साथ लेकर नहीं चलूँगा। तो प्लांक ने बेसिकली क्वांटम नेचर ऑफ लाइट की बात की। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना एक हिस्टोरिकल एरर है जो अक्सर लोग कर जाते हैं। प्लांक ने ये नहीं कहा था कि लाइट की नेचर क्वांटम है। सवाल तो ये चल रहा था ना कि रेडिएशन जो है वो वेव नेचर रखती है या पार्टिकल नेचर रखती है। इसका जो आइडिया है ना प्लांक का, उसने रेडिएशन के बारे में ये नहीं कहा था कि ये रेडिएशन जो है वो क्वांटा से मिलके बनी हुई है। दैट वाज नॉट द आइडिया ऑफ प्लांक। प्लांक का काम सिर्फ ये था, उसने कहा था कि वो जो ब्लैक बॉडी की कैविटी है ना, उसके अंदर एटम्स हैं। और याद रखें, एटम्स की बात भी 1913 से पहले करना ज़रा मुश्किल काम था। मतलब
एटम का कॉन्सेप्ट 1911 में जाके तो न्यूक्लियस डिस्कवर हो रहा है ना, तो उसका जो स्ट्रक्चर है एटम का, कि एटम होता क्या है, इसके बारे में 1911 से पहले नहीं लोगों को मालूम था। आपने सॉलिड स्टेट के अंदर ड्रूड थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है ना, तो ड्रूड मॉडल जो है फ्री इलेक्ट्रॉन वाला, तो वो भी मतलब वो इसीलिए तो ड्रूड का एक बड़ा कहा जाता है कि उसने बहुत ज़बरदस्त उसका आइडिया था कि एटम की साख्त नहीं पता, लेकिन उसने मेटल्स के बारे में बहुत अच्छी थ्योरी दे दी थी, जो बाद में ज़ाहिर है गलत भी होनी थी, इसमें करेक्शंस आई समरफील्ड वगैरह की तरफ से। तो प्लांक ने ये कहा था उस वक्त कि जो कैविटी है उसके एटम्स जो है ना वो वाइब्रेट करते हैं। ये तो नॉर्मल चीज़ थी, उस वक्त तक लोगों को मालूम था थर्मोडायनामिक्स से कि जो रेडिएशन है या टेम्परेचर है इसका ताल्लुक जो है वो मोशन ऑफ दी मॉलिक्यूल्स या एटम्स के साथ होता है। काइनेटिक थ्योरी उस वक्त तक आ चुकी थी जो गैसेस की है। तो उसने कहा कि वो जो एटम्स की वाइब्रेशन होती है ना, वो वाइब्रेशन खास ओवर पीरियोडिक ऑफ एक खास पीरियड ऑफ टाइम में रिपीट करती है अपने आप को। दैट मीन्स कि वो जो मोशन ऑफ द एटम्स है वो डिस्क्रीट है। समझ रहे मेरी बात को? मोशन ऑफ द एटम्स इन द कैविटी वो डिस्क्रीट है और उसकी वजह से आपको जो रेडिएशन है वो क्वांटाइज लगती है। रेडिएशन इटसेल्फ क्वांटाइज नहीं है। ये बातें 1920 के बाद होनी शुरू हुई हैं। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि क्वांटम थ्योरी, जिसको आज हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं, इन सेंस दैट लाइट हैज क्वांटम नेचर, ये प्लांक का आइडिया नहीं था। और इसी वजह से ये आइडिया असल में किसका था? एनीवन? ये किसका आइडिया था कि रेडिएशन क्वांटाइज होती है? आइंस्टाइन का आइडिया था। और अगर आपको याद हो तो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज रिलेटिविटी पे नहीं मिला, इस आइडिया पे मिला। और कुछ लोगों को ये समझ ही नहीं आती कि इस आइडिया पे क्यों मिला है। वजह यह है कि इस आइडिया की बुनियाद के ऊपर फिर आगे क्वांटम थ्योरी डेवलप हुई है। समझ रहे हैं? तो क्वांटम थ्योरी के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है कि आइंस्टाइन ने रेडिएशन को क्वांटा कहा। लेकिन दूसरी तरफ एक और मसला भी है जो अब डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकली। तो 1905 में आइंस्टाइन का ये रिलेटिविटी भी आती है और उसके अलावा भी उसका काम मैंने आपको बता दिया है कि प्लांक ने कहा था कि एटम्स की वाइब्रेशन डिस्क्रीट है, जिसकी वजह से रेडिएशन क्वांटाइज होती है, रेडिएशन इटसेल्फ नहीं है। तो आइंस्टाइन ने इसको एक्सटेंड किया था कि ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन जो है वो क्वांटाइज है, चाहे वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू हो रही है या वो किसी भी वो रेडियो वेव्स के थ्रू हो रही है, वो एक्सरेज के थ्रू हो रही है, वो बाद में तजर्बे होते रहे। ठीक है। फिर 1913 के अंदर इन आइडियाज को इस्तेमाल किया बोहर ने। यू नो दिस, दैट वाज अ सेमी क्लासिकल थ्योरी। उसने कहा कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स में होते हैं। फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है और सारे ऑर्बिट्स जो हैं वो नहीं ले सकता। बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, यू नो दिस वेरी वेल। फिर 1921 में एक बड़ा अब एक्सपेरिमेंट हुआ और ये स्टर्न-गेरलाच एक्सपेरिमेंट है। ये भी आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। इसके ज़रिए से आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉन की दो स्पिन स्टेट्स, क्वांटम स्पिन स्टेट्स दो हो सकती हैं, अप स्पिन या डाउन स्पिन जिसको आप कहते हैं। वो जस्ट नॉमेक्लेचर है, अप डाउन से कोई लेना देना नहीं है। h कट बाय 2 और माइनस h कट बाय 2, दैट्स इट। ठीक है। तो वो कैसे निकलती हैं वो हम करेंगे कोशिश आखिरी लेक्चर में। तो स्टर्न-गेरलाच एक्सपेरिमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन का ये बिहेवियर सामने आया कि इसकी दो स्पिन स्टेट्स हो सकती हैं। फिर 1922 के अंदर कॉम्पटन साहब आ जाते हैं। कॉम्पटन ने क्या किया जी? कॉम्पटन ने कहा कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था वो लो फ्रिक्वेंसी पे हो रहा था, तो क्यों ना मैं हाई फ्रिक्वेंसी ले लूं। तो कॉम्पटन ने एक्सरेज को इस्तेमाल किया और कॉम्पटन इफेक्ट आपको पता है ये क्या करता है? बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बात करता है। तो मतलब एक्सरेज अगर किसी जगह पे मूव करती जा रही हैं और उसके रास्ते में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो कोलिजन नहीं करेगी, स्कैटरिंग में कोलिजन नहीं होता, तो इट विल जस्ट स्कैटर और उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी। स्कैटर्ड वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ से ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो ये मसलन अगर एक नीले रंग की रोशनी जा रही थी, अब ये बड़ी क्रूड एग्जांपल है बिकॉज कॉम्पटन इफेक्ट आपको एक्सरेज में सही नज़र आता है और एक्सरेज आपको नज़र नहीं आती। एक्सरे का रिजल्ट नज़र आता है प्लेट के ऊपर, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। लेकिन जस्ट टू गिव यू द टेस्ट कि क्या असल में कह रहा है कि अगर ब्लू लाइट आ रही है, ठीक है, और रास्ते में एक इलेक्ट्रॉन आ गया है,
तो ब्लू लाइट यहाँ से अपना रास्ता, इलेक्ट्रॉन को पता नहीं, मतलब वो देख के बदल जाएगी, अपना रास्ता बदलेगी और रास्ता बदल के वो रेड हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात? यानी आपने आज तक नहीं ये देखा होगा ना कि अगर आपके पास एक रेड कलर की लाइट है, लेजर टाइप, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल एक लाइट है, तो आपने वो लेजर से रेड लाइट निकाली तो वो रेड लाइट जा रही है और वो सॉरी ब्लू लाइट जा रही है और वो एक ख़ास जगह पे जाके सुर्ख हो गई। ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ कि अगर एक नीली रोशनी है तो वो सुर्ख हो जाए खुद ब खुद, अनलेस कि आप कोई फिल्टर ना वहाँ पे लगाएं। ठीक है, तो ये एक बड़ा हैरानकुन एक्सपेरिमेंट था कॉम्पटन का। उसके बाद 1924 इज़ इम्पॉर्टेंट। ये मैं इसके साथ साथ आइडियाज़ को भी डिस्कस करता जा रहा हूँ ताकि आपको वो सारी चीज़ें ज़हन में आती रहें फिज़िक्स की। आप इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिएगा, किसी जगह पे भी कोई क्वेश्चन किसी एक्सपेरिमेंट के हवाले से। 1924 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पॉली। अब पॉली जो है उसका एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है, फर्मियंस की सारी क्वांटम स्टेट्स सेम नहीं हो सकती। ठीक है, तो मसलन इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑल सेम स्टेट्स के साथ नहीं रह सकते। उनका मतलब एंगुलर क्वांटम नंबर अगर सेम हो गया है तो स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, अगर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं एक स्टेट के अंदर, एक एनर्जी लेवल के अंदर, स्टेट से मराद एनर्जी लेवल के अंदर, तो एक ही एनर्जी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे नहीं रह सकते। ठीक है, तो वो एक स्पिन अप कर लेता है और एक स्पिन डाउन कर लेता है। बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है टू ऑल फर्मियंस, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, टू ऑल फर्मियंस। और इसी दौर में बोस भी आया। बोस बंगाली था, इंडियन, सत्येंद्र नाथ बोस उसका आइडिया था। और बोस की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बोस ने अपना पेपर जब भेजा था पब्लिकेशन के लिए तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। फिर बोस ने लेटर लिखा आइंस्टाइन को कि यार मैंने ये काम किया है बोस स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, ये भी आप स्टैट के कोर्स में पढ़ेंगे, तो मैंने ये काम किया है तो आप देखें ज़रा इसको। तो आइंस्टाइन ने उसका पेपर देखा तो इंटरेस्टिंग था। तो फिर आइंस्टाइन ने कहा कि इसको थोड़ा सा जो है ना, आपको पता है जब भी आप पेपर पब्लिश करने जाएंगे ना रिसर्च में, तो एक है आपका काम, आपका आइडिया, आपके रिजल्ट्स, एक होता है उनकी डिमांड कि भाई वो जो जर्नल जिसमें आपने पब्लिश करना है उनकी डिमांड होती है। तो आइंस्टाइन को पता था क्या डिमांड होती है। सो ही जस्ट वर्कड आउट फ्यू थिंग्स जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के से आप पता चला सकते हैं चीज़ें। And then they published a paper with both authors, Einstein and Bose. तो आज उसको आप बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो ये भी उसी दौर का काम है और ये दोनों का काम मुख्तलिफ है। पॉली का फर्मियंस के ऊपर है और ये बोस जो बोसॉन्स के ऊपर है। बोसॉन्स का जो वर्ड है वो इनके लिए इस्तेमाल होता है। ये अगर आपकी किसी पार्टिकल की स्पिन हाफ में आती है, मतलब 1/2 है, तो स्पिन हाफ वाले पार्टिकल्स को हम कहते हैं फर्मियंस हैं, और इंटीजर स्पिन है, स्पिन 0 है, स्पिन 1 है, तो उसको हम बोसॉन कहते हैं। तो पार्टिकल फिजिक्स में उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाता है। 1925 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डी ब्रॉगली। अब ये समझ लें कि हमारा जो असल काम है वो 1925 से शुरू होता है, जो हमारा ये कोर्स है। तो इसमें दोनों ने ये काम किया है, हाइजेनबर्ग ने भी और डी ब्रॉगली ने भी, जिसको दिब्रॉय भी कहते हैं। ठीक है, दिब्रॉय मतलब वो इटालियन है। ओके, इसने ये कहा कि अगर वेव नेचर को आप पार्टिकल नेचर में कन्वर्ट कर सकते थे लाइट को, तो क्यों ना हम पार्टिकल्स को भी वेव नेचर में डिस्कस करें। तो बड़ा मशहूर इसका फार्मूला है वेवलेंथ का, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने उस दौर के अंदर जो है वो क्वांटम फिनोमिना को समझने के लिए, समझ लें कि पहली जो थ्योरेटिकल कोशिश हुई है वो हाइजेनबर्ग ने की है और ये 1925 के अंदर हुई है। हाइजेनबर्ग ने नॉन कम्यूटिंग ऑब्जर्वेबल्स का जो अलजबरा है समझ लें वो तैयार किया है। ठीक है, ये इसका असल काम था हाइजेनबर्ग का, नॉन कम्यूटेटिंग ऑब्जर्वेबल्स का अलजबरा। ये मैथमेटिकल फाउंडेशन है, हम इस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद 1925 में जब हाइजेनबर्ग ने वो अपना इक्वेशन दे दी, जिसको हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। आपने क्वांटम के इंट्रोडक्शन में हाइजेनबर्ग पिक्चर के नाम से इसको देखा भी होगा। ठीक है, वो कम्यूटेटर की फॉर्म में डेरिवेटिव ऑफ द ऑपरेटर आप लिखते हैं, पर हम इसको डिस्कस करेंगे।
तो इसके नतीजे में यानी हाइजेनबर्ग ने जो बात की थी, अब यहाँ पर अगेन हिस्टोरिकल टच देना ज़रूरी है। हाइजेनबर्ग ने जो अलजबरा, नॉन कम्यूटेटिंग ऑब्जर्वेबल्स अलजबरा, जो लीनियर अलजबरा ही था बेसिकली, हाइजेनबर्ग को नहीं पता था। हाइजेनबर्ग ने लीनियर अलजबरा नहीं पढ़ा हुआ था, वो अपनी तरफ से उसने वो पॉइजन ब्रैकेट को इस्तेमाल करके एक अलजबरा डेवलप किया था जिसको बोलते हैं नॉन कम्यूटेटिंग ऑब्जर्वेबल्स का अलजबरा, ठीक है। तो बाद में जो हाइजेनबर्ग का उस्ताद था मैक्स बॉर्न, उसने हाइजेनबर्ग, और हाइजेनबर्ग उसका स्टूडेंट था, पोस्ट डॉक कर रहा था उसके पास, तो हाइजेनबर्ग को ने अपना काम जाके ना पब्लिश करने से पहले उसने अपने सुपरवाइजर को या अपने उस्ताद को दिखाया, मैक्स बॉर्न को, कि यार ये मैंने किया सर, ये चेक कर दें। तो जब वो मैक्स बॉर्न ने उसका काम देखा तो उसने फिर उसको बताया कि भाई ये जो तुम काम कर रहे हो ये तो लीनियर अलजबरा है। तो उसने कहा जी मैंने लीनियर अलजबरा नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। तो बॉर्न ने फिर उसको लीनियर अलजबरा की टर्म्स में लिख के वो सारा पेपर पब्लिश करवाया, ठीक है, हाइजेनबर्ग का। लेकिन उसका जो रिजल्ट था ना वो बड़ा काउंटर इंट्यूटिव था। यहाँ से अब वो बहसें शुरू होंगी क्वांटम की, जिन्होंने अदीबों को भी जकड़ रखा है और फिलासफरों को भी जकड़ रखा है और मजहबी लोगों को भी जकड़ रखा है। हाइजेनबर्ग की सारी मतलब कीती कराई सारी हाइजेनबर्ग दी। जो रोला पड़ा है ना क्वांटम में वो है नॉन कम्यूटेटिंग ऑब्जर्वेबल्स, ये सारा झगड़ा है क्वांटम का। अगर आप इसको थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करना चाहें, हम करेंगे भी इसको। उसका नतीजा ये था कि आप दो चीज़ों को साइमल्टेनियसली, यानी दो ऐसी चीज़ें जो कैनोनिकली कॉन्जुगेट हों एक दूसरे का, आप दो ऑब्जर्वेबल्स को इकट्ठे मैयर नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली। ये आपने पढ़ा होगा। दैट वाज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बट दैट प्रिंसिपल वाज नॉट कमिंग आउट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रेवलेशन, नो, दैट वाज कमिंग थ्रू लीनियर अलजबरा। वो लीनियर अलजबरा में से वो चीज़ निकल के आ रही थी, ठीक है, कि दो ऑब्जर्वेबल्स को आप साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर पाते। अब इसमें मसला क्या था? मसला ये था कि आप अगर ये कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ को इसलिए नहीं जानते कि हमारे पास उसका इल्म नहीं है, तो इसको कहते हैं इग्नोरेंस, जहालत। मतलब मुझे मालूम नहीं है ना, मैं जाहिल हूँ इस हवाले से कि मुझे उसका इल्म नहीं है, आई एम इग्नोरेंट, तो मैं उसके बारे में नहीं जान पाया। हाइजेनबर्ग ये कह रहा था कि यहां जान पाने की बात नहीं, जान सकने की बात है। इट्स नॉट दैट यू कैन नॉट नो द फिनोमिना बिकॉज यू डोंट नो, नो, इट्स बिकॉज फिनोमिना डज नॉट वांट यू टू नो। फिनोमिना चाहता है कि वो यानी यूनिवर्स या रियलिटी इटसेल्फ अनसर्टन है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो ये जो आइडिया था ना कि जी कायनात को जाना नहीं जा सकता, अब जितने विक्टोरियन अहद के रियलिस्ट थे, ये फिलॉसफी की मैंने टर्म इस्तेमाल कर ली है, तो वो जो रियलिस्ट थे ना वो दे वर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय फिलॉसफी। ये सारे जो लोग हैं ना ये साइंटिस्ट के साथ साथ फिलासफर्स भी थे, फिलॉसफी की किताबें भी पढ़ते थे, तो उन्होंने एक फलसफा भी बनाया होता था। तो इनको काउंटर करने के लिए कुछ लोग सामने फिर आए कि यार ये क्या बात हुई कि मतलब कायनात को जान नहीं सकते, तो आज तक हम कर क्या रहे थे, तो ये तो फिजिक्स की मौत हो जाएगी, ये तो फिजिक्स का खात्मा हो जाएगा। अगर आप ये कहते हैं कि आप कायनात को जान ही नहीं सकते तो फिजिक्स कर क्या रही है फिर, समझ रहे हैं। तो कुछ लोग थे जिनको फिजिक्स से बड़ा यानी इश्क था और वो कहते थे कि हम वाकई जान सकते हैं, तो वो हाइजेनबर्ग के मुकाबले पे आए और उनमें दो बड़े नाम थे जिन्होंने हाइजेनबर्ग की मुखालफत की। पहला नाम था आइंस्टाइन का और दूसरा नाम था श्रोडिंगर का। 1926 के अंदर श्रोडिंगर आया और उसने कहा जी मैं अभी जो है ना वो इसको सीधा करता हूं हाइजेनबर्ग को। इसने क्या कहा है कि हम कायनात को जान नहीं सकते। कायनात को जान नहीं सकते का मतलब नॉन कम्यूटेटिंग ऑब्जर्वेबल्स, ठीक है ना। यानी जब भी आप ये इनडिटर्मिनेंसी का आर्टिकल पढ़ें या नाम सुने या रैंडमनेस की बात सुने क्वांटम में, तो दैट मीन्स नॉन कम्यूटेटिंग ऑब्जर्वेबल्स, ठीक है। तो श्रोडिंगर ने कहा कि नहीं मैं इसको गलत साबित करता हूं। श्रोडिंगर ने डिफरेंशियल इक्वेशंस का सहारा लेते हुए एक वेव इक्वेशन बनाई। आपको पता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कि जी चलें मैं इस तरीके से जो है ना इसको बताता हूं, और वो बहुत ज़्यादा यानी सिंपल तरीका है। श्रोडिंगर का तरीका बहुत आसान है, लेकिन श्रोडिंगर ने वो दे दी अपनी इक्वेशन। लेकिन हुआ ये कि जो इक्वेशन श्रोडिंगर ने दी थी 1928 के अंदर डिराक ने ये साबित कर दिया कि श्रोडिंगर की इक्वेशन से जो रिजल्ट निकल रहा है वो हाइजेनबर्ग की इक्वेशन का बिल्कुल अक्स है। वो दोनों एक ही बात कह रहे हैं।
तो श्रोडिंगर हाइजेनबर्ग को गलत साबित करने के लिए मैथ डेवलप कर रहा था, लेकिन उस मैथ का नतीजा वही निकला जो हाइजेनबर्ग ने कहा, जिसका वो एक बड़ा फिर रिजल्ट भी कहते हैं कि यू कैन नॉट फूल द नेचर। आप नेचर को फूल नहीं कर सकते। आप एक दूसरे को तो कह सकते हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, नेचर को नहीं कह सकते आप। नेचर इज व्हाट इट इज, वो है बस, ठीक है ना। तो डेराक ने फिर ये दोनों की कोरस्पॉन्डेंस जो है वो बता दी। इसके बाद मैं ज़्यादा और बहुत से वाक़यात हैं, मेरे पास लिस्ट अभी काफ़ी लंबी है। तो 1932 के अंदर जो है वॉन न्यूमन जो है, इसका नाम आता है वॉन न्यूमन, यानी 1932 तक ये है कि वो सारी कहानी सेटल हो चुकी थी श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग की लड़ाई में। यानी एक तरफ थे हाइजेनबर्ग और मैक्स बॉर्न और दूसरी तरफ थे श्रोडिंगर और आइंस्टाइन, यानी ये लड़ाई चल रही थी। ये कहते थे अनसर्टन है, जो रियलिटी है उसके अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाती है। ये कहते थे नहीं, हम कायनात को पूरी तरह जान सकते हैं, अनसर्टेनिटी हमारे इल्म में हो सकती है, नेचर में नहीं हो सकती। तो ये दो समझ लें कि हिज़्ब मुखालिफ थे, मतलब ये दोनों, ठीक है, एक दूसरे के मुखालिफ थे। और फिर इनकी बहसें होती थी। बोहर ज़रा अमीर आदमी था, तो बोहर ने यह किया कि मैं इनका झगड़ा ख़त्म कराने के लिए इनका एक कॉन्फ्रेंस करवा लेता हूँ। तो उसने एक कॉन्फ्रेंस करवा दी, वो आपने तस्वीर भी देखी होगी सॉल्वे कॉन्फ्रेंस की। तो इसने कॉन्फ्रेंस करवाई जिसमें इसने ये सारे लोगों को बुलाया, उसमें सारे साइंटिस्ट थे अपने दौर के, और वो बैठ के इसी तरह जैसे आप बैठे हुए हैं तो वो बहसें करते थे। और नतीजे पर आप यूं कह लें कि मेजॉरिटी ने, यानी डेमोक्रेटिक आइडिया है, मेजॉरिटी ने डिसाइड कर लिया कि ये जो कह रहे हैं ना हाइजेनबर्ग बॉर्न, और बोहर भी इसी में था, ठीक है ना। तो बोहर जो है ये हाइजेनबर्ग के साथ ही था, ठीक है ना। और ये सारा कुछ कोपनहेगन में हो रहा था। कोपनहेगन में आज बोहर इंस्टीट्यूट उसी के नाम पे बना हुआ है, वो उसी जगह पे मौजूद है। तो इत्तेफाक ये कर लिया गया कि ये जो बातें कर रहे हैं ना अनसर्टेनिटी वाली, यही ठीक है। और ये हुस्न इत्तेफाक मैं इसको कहूँगा, क्योंकि अगर समटाइम ये होता है कि डेमोक्रेटिकली जो फैसला होता है हो सकता है वो गलत हो। ये भी मुमकिन है ना कि मेजॉरिटी ने एक फैसला किया जो बाद में गलत साबित हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सका। मेजॉरिटी ने ये फैसला जो किया था कि इनडिटर्मिनेंसी नेचर के अंदर पाई जाती है, वो सही साबित हुआ। और उसकी बुनियाद के ऊपर आप देखें कितने बड़ा रेवोल्यूशन जो है क्वांटम थ्योरी का तकरीबन तमाम शोबाजात में आया। लेकिन बड़े आदमी से जब इख्तलाफ किया जाए तो उसका गुस्सा भी बड़ा होता है। तो आइंस्टाइन आराम से नहीं बैठा, और श्रोडिंगर इतना, उस कॉन्फ्रेंस के बाद श्रोडिंगर ने कहा था कि भाई मैं नहीं खेलना, ठीक है। यानी उस सारे झगड़े के बाद श्रोडिंगर ने फिजिक्स से ही तौबा कर ली थी और वो बायोलॉजी में काम करने लग गया था। उसकी बुक आई उसके बाद, व्हाट इज़ लाइफ के नाम से, उसने बायोलॉजी के ऊपर काम किया। मतलब समझ लें कि वो बहुत ज़्यादा यानी डिस्टर्ब हो गया कि यार ये मतलब ये हम जान ही नहीं पाते कायनात को, तो फिर फ़ायदा क्या फिजिक्स करने का। तो वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। आइंस्टाइन डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, क्योंकि आइंस्टाइन बहुत बड़ा जीनियस था, तो वो डिस्टर्ब नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं इनको बताता हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ सोचूं। आइंस्टाइन के बारे में एक चीज़ मशहूर है कि वो गेल्डनकन एक्सपेरिमेंट का बड़ा माहिर था। गेल्डनकन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है थॉट एक्सपेरिमेंट। थ्योरेटिकल फिजिक्स के अंदर हम समटाइम ये करते हैं कि हम किसी सिचुएशन को समझने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो थॉट एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें असल चीज़ें नहीं होती। तो थॉट एक्सपेरिमेंट का दौर शुरू हो गया। उधर से श्रोडिंगर करता था। मसलन श्रोडिंगर ने थोड़ा सा मैं चलें इसका भी तारफ दे ही देता हूँ। पहले ये हुआ कि 1935 के अंदर ईपीआर पैराडॉक्स आया। ईपीआर पैराडॉक्स, जिसमें 3 साइंटिस्ट के नाम हैं, आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोजन। इन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कहा कि 2 पार्टिकल्स जो हैं अगर वो आपस में उनकी, आपने कहा है ना कि इलेक्ट्रॉन पॉलीक्सनल प्रिंसिपल में कि एक स्पिन और एक स्पिन डाउन में रहता है, तो इस हाइजेनबर्ग की थ्योरी के मुताबिक आपको तो नहीं पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन स्पिन अप में और कौन सा डाउन में। यही मतलब है ना डिटर्मिनेंसी का, अनसर्टेनिटी का, कि यू कैन नॉट डिटर्मिन द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली। आप इलेक्ट्रॉन की स्टेट जो है स्पिन अप या स्पिन डाउन उसके बारे में भी कंप्लीटली तौर नहीं बता सकते। तो आइंस्टाइन ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि क्यों ना मैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक को जो है वो दूर ले जाऊं, इतना दूर ले जाऊं कि उसकी इंफॉर्मेशन इस तक ना पहुंच सके, बिकॉज इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, नथिंग कैन ट्रेवल
फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन वहां पर मौजूद है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और अब ये दोनों हमें पता है कि वो एक ही स्टेट में, एक ही एनर्जी में है, ठीक है। तो एक ही एनर्जी के अंदर क्या होता है, एक स्पिन अप में होता है और एक डाउन में होता है। अब मैं इसके ऊपर करता हूँ मेजरमेंट, मैं कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ। तो फर्ज करेंगे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये स्पिन अप या स्पिन डाउन में फिक्स हो जाता है। वी विल स्टडी, जिसको कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन भी आप कहते हैं, कि मेजरमेंट किस तरह की जाती है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो होगा ये कि जब आप मेजरमेंट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप या डाउन का आपको पता चल गया। अब मैंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप है, तो दूसरे की क्या होगी। मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया लेकिन मुझे उसका पता है, तो विदाउट मेजरमेंट मुझे उसका पता चल गया। दैट इज अ पैराडॉक्स विद दिस थ्योरी। इस थ्योरी में वो पैराडॉक्स है जो ये कहती है कि आपको नहीं पता चल सकता कंप्लीटली। आप एक को अगर फिक्स कर देंगे तो आप दूसरे को डिस्टर्ब कर देंगे, ये थ्योरी ये कहती है, ठीक है ना। तो ये एक पैराडॉक्स था जो उन्होंने पेश किया और थॉट एक्सपेरिमेंट। इसी तरह श्रोडिंगर ने भी कहा कि मैं भी एक थॉट एक्सपेरिमेंट करता हूं। तो उसने इलेक्ट्रॉन तो नहीं लिया, उसने अपनी बिल्ली ले ली। तो आपको पता है वो श्रोडिंगर्स कैट, श्रोडिंगर ने कैट का उसने थॉट एक्सपेरिमेंट, अगेन थॉट एक्सपेरिमेंट है, कोई बिल्ली मारी नहीं थी उसने। तो उसने ये किया कि उसने कहा कि अगर एक बॉक्स के अंदर एक बिल्ली मौजूद है, हाउ विल आई टेल कि वो जिंदा है या मुर्दा। अब इस थ्योरी के मुताबिक तो मैं नहीं बता सकता ना, क्योंकि इस थ्योरी के मुताबिक तो वो एक सुपरपोजिशन स्टेट में होगी, जिंदा भी और मुर्दा भी दोनों की सुपरपोजिशन स्टेट में होगी, अनलेस कि मैं उसके ऊपर डब्बा खोल के उसको देखूं ना, मीन्स कि उसकी मेजरमेंट ना करूं। तो जब मैं मेजरमेंट करूंगा तो फिर मैं बता सकूंगा ना कि वो जिंदा है या मुर्दा है। तो उसने कहा इसका मतलब हुआ कि बिल्ली जिंदा भी है और मुर्दा भी है। अब ये भी तो एक पैराडॉक्स है ना, एक चीज जिंदा हो तो वो मुर्दा नहीं होती ना, और अगर एक चीज मुर्दा हो तो वो जिंदा नहीं होती। तो श्रोडिंगर कहता है कि इसका मतलब है कि मेरी कैट जो है वो जिंदा भी है और मुर्दा भी है। मतलब ये मजाक था ना, उसका एक तंज था इस थ्योरी के ऊपर कि ये कैसे हो सकता है कि मेरी बिल्ली जिंदा भी है और मुर्दा भी है। तो खैर इसका भी आहिस्ता आहिस्ता आगे हम डिस्कशन में जाएंगे, जवाब आता रहा है। अच्छा, उसके बाद मजीद डिटेल में जाए बगैर मेरा ख्याल है मैं डायरेक्ट छलांग लगा लेता हूँ। अब दरमियान में बहुत सी चीज़ें हैं बताने वाली, बट 1964 में बेल्स थ्योरम आया। बेल्स थ्योरम समझ लें कि इन दोनों का जवाब था। ईपीआर पैराडॉक्स को उसने रिजॉल्व किया, और इसके साथ आप एक और वर्ड लिख सकते हैं, हिडन वेरिएबल। इसकी भी डिस्कशन अगर आप कहेंगे तो मैं कर दूंगा। वो ये कहते थे कि क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है, आइंस्टाइन वगैरह, श्रोडिंगर वगैरह, वो कहते थे क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट थ्योरी है। यहाँ इनकम्प्लीट कोई लैंग्वेज इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये मैथमेटिकली इनकम्प्लीट कह रहे थे। वो मैथमेटिकली इनकम्प्लीट है, आपने कुछ ऐसे वेरिएबल्स इसमें नहीं डाले कि जो कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सके नेचर को। तो आप अगर वो वेरिएबल डालेंगे तो फिर वो हो जाएगा। अच्छा, इनमें ये जो है ना, ये वॉन न्यूमन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉन न्यूमन ने ये किया कि जो काम हाइजेनबर्ग ने किया था, ठीक है, जो काम श्रोडिंगर ने किया था अपनी लैंग्वेज के अंदर, और जो काम डिराक ने किया था, इन तीनों को मिलाकर एक मैथमेटिक्स डेवलप किया। या समझ लें इन तीनों के अंदर जो मैथमेटिक्स मौजूद था उसको डिस्कवर किया। और वॉन न्यूमन वो आदमी है, इसने फिर एक बुक लिखी 1932 के अंदर। उस बुक का नाम है मैथमेटिकल फाउंडेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। आप जितनी भी क्वांटम आज तक पढ़ते आए हैं या आइंदा पढ़ेंगे, वो असल में वही किताब है। यानी जो क्वांटम आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई जाती है, दैट इज बेसिकली द क्वांटम मैकेनिक्स एज डेवलप्ड बाय वॉन न्यूमन इन 1932। वो ना हाइजेनबर्ग की प्योर क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ते हैं, ना आप श्रोडिंगर की पढ़ते हैं, डिराक की भी नहीं पढ़ते। बट आई विल ट्राई कि मैं उसका वो सफ़र आपको करवा सकूं मैथमेटिकली, कि हाइजेनबर्ग ने क्या किया था, श्रोडिंगर ने कौन सी इक्वेशन दी थी, डिराक ने उसको किस तरह बताया, और उन तीनों में कौन सी ऐसी कॉमन चीज़ थी जो वॉन न्यूमन ने डिस्कवर की थी, और जिसको आप कहते हैं मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। वैसे कहा जाता है कि डिराक के साथ ज्यादती है, डिराक और वॉन न्यूमन दोनों ने मिलकर ये काम किया था, तो इसलिए इसको डिराक अलजबरा भी, बाज़ लोग जो डिराक के चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि ये डिराक अलजबरा है, सिर्फ वॉन न्यूमन को क्रेडिट नहीं देना आपने। इसको सम टाइम एक्सियोमेटिक क्वांटम थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है ना। आप एक्सियम्स लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या करता है, हाउ डू यू डू मैथमेटिक्स, मैं प्योर मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, हाउ डू यू डेवलप ए मैथमेटिकल थ्योरी। आप कुछ एक्सियम्स लेते हैं,
जिनको लॉजिक में प्रोपोजिशंस भी कहा जाता है, और साइंस में हम उनको पास्टुलेट्स कहते हैं। तो पास्टुलेट साइंटिफिकली स्पीकिंग और प्रोपोजिशंस लॉजिकली स्पीकिंग या फिलोसफिकली स्पीकिंग, और वही चीज़ जो है वो फिर मैथ के अंदर एक्सियम्स कहलाती हैं। मतलब सबका एक है, ये ए प्रायोरी स्टेटमेंट्स होती हैं। ए प्रायोरी स्टेटमेंट्स मीन्स के यू जस्ट पोज अ स्टेटमेंट एंड, मतलब ये इसको डिडक्टिव आर्गुमेंट्स कहा जाता है लॉजिक के अंदर, कि आप इस स्टेटमेंट का प्रूफ नहीं है बट यू विल प्रूव विद द आर्गुमेंट्स, कि आपने एक स्टेटमेंट दी है, अब आप एक एक्सियम दिया है, अब आप इसको प्रूव करेंगे बाय यूजिंग डिडक्टिव आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स किस तरह डेवलप किए जाते हैं वो फिर एक अलग चीज है। सो दिस इज हाउ यू डू दी मैथमेटिक्स। तो वॉन न्यूमन चूंकि कह रहा है मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, सो व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज गिविंग यू सम एक्सियम्स from which you can derive all the results that were derived by Heisenberg, Schrödinger, Dirac and तीनों ने जो रिजल्ट्स निकाले थे अपने अपने तरीके से, तो एक्सिमेटिक क्वांटम थ्योरी जो है वो उन रिजल्ट्स को दोबारा डिराइव कर देती है। और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। कुछ लोग ये समझते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स इंतहाई छोटे दर्जे पे आपको नजर आती है, बड़े दर्जे पे नजर नहीं आती। वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, उनमें जाके आप क्वांटम इफेक्ट्स को देखते हैं। बट 2009 में जस्ट अपने दौर तक आना चाह रहा हूँ, दरमियान में बहुत मैंने गैप ले लिए हैं क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। 2009 में ये साइंटिस्ट हैं आरोन डी, ये इटालियन जो होते हैं ना इनके नाम बड़े टफ होते हैं, आरोन डी ओकनल। तो ओ हम पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते। बेसिकली ये जो ओ और ये वाला वर्ड होता है ना, ये मतलब छलांग लगाने के लिए होता है इटालियन में, ठीक है। तो इसने एक क्वांटम मशीन ना सिर्फ कंसेप्ट है बल्कि अब बन भी गई है, और ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी बना लिए गए हैं जिसमें मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपको क्वांटम फैक्ट्स नजर आते हैं, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, मतलब MIT के अंदर एक पेंडुलम उन्होंने बनाया है। अब पेंडुलम वो है जो नजर आता है बिल्कुल, उसके अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं उसकी जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो क्वांटाइज होती है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। तो इसको क्वांटम मशीन का कॉन्सेप्ट भी कहा जा सकता है। इससे भी आगे जाया जा सकता है बट आई विल नॉट गो फर्दर। टाइम कितना रह गया? 10:30 हुए हैं, 11 तक है टाइम। चलो बस ठीक है। एनी क्वेश्चंस सो फार? एक छोटा सा कमेंट है ए प्रायोरी के हवाले से, प्रायर होता है, प्रायर नॉलेज ऑफ समथिंग, उसका उलट है ए प्रायर, यानी यू डोंट आपको। अरिस्टोटल ने असल में 2 बुक्स लिखी थी लॉजिक के ऊपर ना, एक थी एनालिटिक और एक थी सिंथेटिक। तो होता यह है कि एक हम कहते हैं ए प्रायोरी आर्गुमेंट्स हैं और एक को हम कहते हैं ए पोस्टेरियोरी, ठीक है। ये 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। क़ब्ल सबूत ए प्रायोरी, अगर आप उर्दू समझते हैं तो अरबी में अल-बदी, हाँ अल-बदी, बिल्कुल ठीक है। बगैर नमूने के याद कर रहे हैं। और दूसरा बाद सबूत होता है, ठीक है, बाद में जिसका जो बाद में आप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं और पहले उसका सबूत आता है, ठीक है। दूसरी तरफ इसको आप उस तरह से आर्गुमेंट्स के हवाले से इंडक्टिव और डिडक्टिव की बहस भी करते हैं आप। इंडक्टिव लॉजिक के अंदर जिसको आप क्या कहते हैं, इस्तकराई मंतिक, हाँ इस्तकराई मंतिक। इंडक्टिव के अंदर आप क्या करते हैं, आप बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करने के बाद एक क्यूमुलेटिव नतीजा निकालते हैं उसका, और वो कहलाता है इंडक्टिव लॉजिक। दूसरा तरीका डिडक्टिव लॉजिक का होता है कि आप एक स्टेटमेंट पहले देते हैं। मैथमेटिक्स सारा डिडक्टिव है, सारा साइंस इंडक्टिव है, समझ रहे हैं मेरी बात को? साइंस इंडक्टिव है, साइंस तजर्बे करती है और उसके जरिए वो किसी फाइनल नतीजे तक पहुंचती है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो मैंने दी है इसके ऊपर भी बड़ी लड़ाई है, और बहुत से लोग जो मुझे सुन रहे होंगे हो सकता है कि वो कहेंगे ये क्या बात कर दी है। वजह, क्वांटम मैकेनिक्स अगरचे इंडक्टिव थी लेकिन अब आप जिस तरह उसको पढ़ते हैं वो डिडक्टिव होती है, समझ रहे हैं? तो अब तो उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। वो कहते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव का मिक्स होता है नॉलेज। मतलब कार्ल पॉपर को कह सकते हैं आप, कार्ल पॉपर फिलोसोफर ऑफ साइंस था 1936 के अंदर। उसने फाल्सिफिकेशन के हवाले से एक पेपर लिखा था कंजेक्चर्स एंड रेफ्यूटेशंस के नाम से। उसमें वो ये कहता है कि साइंस कैसे बनती है। वो कहता था कि आपको पहले कंजेक्चर देना पड़ता है। कंजेक्चर इज बेसिकली दैट एक्सियम
प्रोपोजिशन या जो भी आप उसको नाम दे लें, वो आप पहले देते हैं एंड देन आप उसको साबित करते हैं। बट ये ज़्यादा वो लोग करते हैं जो मैथमेटिशियन होते हैं। मैथमेटिशियन का ये मसला है कि वो मतलब वो डिडक्टिव होता है, ठीक है, वो कंजेक्चर को लेता है एंड देन उसको प्रूव करता है। लेकिन साइंस इटसेल्फ जो है, साइंटिफिक मेथड जो फ्रांसिस बेकन का दिया हुआ है, वो ऐसे नहीं है। वो कहते हैं कि पहले आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे एंड देन उनकी बुनियाद के ऊपर आप किसी नतीजे तक पहुंचेंगे, रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो रिजल्ट पहले मालूम नहीं होता, ठीक है। एक्सपेरिमेंटलिस्ट जो है ना, ये असल में अब साइंसदान रह गए हैं। जो थ्योरी वाले हैं ना, वो मैथमेटिशियन बन चुके हुए हैं। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो मैथमेटिशियंस हैं ना, वही थ्योरेटिकल फिजिक्स में ज़्यादा आ गए हैं। अब्दुल सलाम मैथमेटिक्स के एमएससी थे, डॉक्टर रियाजुद्दीन एमएससी मैथमेटिक्स थे, स्टीफन हॉकिंग एमएससी मैथमेटिक्स थे, ठीक है ना। आपके डॉक्टर अब्दुल वासित साहब भी मैथमेटिक्स में ही हैं। और भी, यानी आप थ्योरेटिकल फिजिक्स में देखेंगे, आमिर इकबाल को देख लें, एडवर्ड विटन स्ट्रिंग थ्योरी का बानी, मैथमेटिक्स। तो ये सारे जो है ना मैथमेटिशियंस, ये अब थ्योरी डेवलप करते हैं ना साइंस की, तो ये वही काम मैथमेटिक्स वाला शुरू कर दिया हुआ इन्होंने कि दे टेक अ कंजेक्चर, अ प्रोपोजिशन एंड देन उसमें से वो रिजल्ट्स निकालते हैं एंड देन फिर उसको कंपेयर कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल वाले जो है ना, ये अब वो पुराने क्लासिकी दौर के साइंसदान जिनको कहा जा सकता है, जो फ्रांसिस बेकन वाली डेफिनेशन थी साइंस की, उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि इसका नतीजा क्या निकलना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस सिस्टम कि जिसके अंदर नतीजा पहले पता होता है और आपको ये कहा जाता है कि तजर्बे में से ये नतीजा निकाला है कि नहीं निकाला, और स्टूडेंट को कहा जा रहा होता है, टीचर भी कह रहा होता है कि यार तजर्बा तुमने कर लिया है, नतीजा वो नहीं आया जो मैं चाह रहा था। तो भाई नेचर क्या चाहती है तुम वो देखो ना, जो तुम चाह रहे हो वो ना देखो। तो खैर एसेंस उसकी मैं बता रहा हूँ साइंटिफिक मेथड की, जो फ्रांसिस बेकन की थी। दैट इज मैं कह सकता हूँ कि वो एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट जो हैं, प्योर सही एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट जो हैं, वो उसके ऊपर चलते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड देन वो किसी नतीजे तक पहुंचते हैं। फिलोसफर्स ने ये किया है कि इन दोनों का झगड़ा खत्म करने की कोशिश की है, थ्योरी वालों का और एक्सपेरिमेंटल वालों का। तो उसने कहा कि एक्सपेरिमेंटल वाले इंडक्टिव लॉजिक को इस्तेमाल कर लें, थ्योरी वाले डिडक्टिव लॉजिक को इस्तेमाल कर लें, दोनों अपने नतीजों को कंपेयर कर लें, अगर नतीजा ठीक हुआ तो वो साइंस है, नहीं तो नहीं। बस दूसरे लफ्ज़ों में नज़रिया और तजर्बा दोनों एक ही नतीजे तक पहुंचने चाहिए। ठीक हो गया। तो इस तरह से अब साइंस जो है वो डेवलप होती है। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके अलावा? किसी का क्वेश्चन आया हो, ऑनलाइन किसी का आया हो तो वो मुझे बता दीजिएगा। हाँ, प्लैंक्स कांस्टेंट ही बेसिकली तो उसका आइडिया था ना कि एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट होती है, यानी एनर्जी का एक छोटे से छोटा हिस्सा है जिससे मजीद छोटा हिस्सा आप नहीं बना सकते। तो दैट वाज गिवन बाय प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो प्लैंक ने ये कहा था कि फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज एच न्यू, इसको आप एच एफ भी लिख सकते हैं। तो ये एच जो है ना दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, ये आपको बताता है, यानी इसकी एक फिक्स वैल्यू है, इट्स नॉट जीरो और इट्स नॉट इन्फिनिट, बहुत स्मॉल कांस्टेंट है। और प्लैंक कांस्टेंट ही की वजह से आपको पता चलता है कि आप किस रिजीम के अंदर हैं, ठीक है। इसको भी मैं डिस्कस करूंगा, वो जो डी ब्रोगली का था किधर गया ये, तो इसमें भी प्लैंक कांस्टेंट की बड़ी अहमियत है। तो बेसिकली आप इन दोनों के कंपैरिजन से चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो जी हाँ, वो तो है, वो उसको मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैं डिस्कस करूँ हाइजेनबर्ग पिक्चर के अंदर। मिनिमम रेफरेंस स्केल तो ये प्लैंक कांस्टेंट ही है, मतलब अगर आप लेंथ की बात कर रहे हैं ना तो जितने भी हमारे पास जो नेचुरल कांस्टेंट्स हैं ना, उन्हीं के जरिए हम स्केल्स डेवलप करते हैं, चाहे टाइम का स्केल है चाहे वो लेंथ का। एग्जैक्टली मतलब हमारे तकरीबन 19 फंडामेंटल कांस्टेंट्स हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट है और स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से आप ये लेंथ्स भी डिफाइन करते हैं। बल्कि जो अभी जो ऐसे यूनिट्स आपने पढ़े होंगे ना, तो पहले उनको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ रिलेट किया जाता था चीज़ों की, अब वो नहीं है। मसला ये है कि वो जो भी चीज़ आप फिजिकली देखेंगे उसके ऊपर एनवायरनमेंट का असर होगा और आपका वो जो यूनिट है वो उसके अंदर एरर ज़्यादा होता जाएगा। तो अभी लोगों की ये कोशिश है कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं चीज़ों के, लेंथ के, मास के, टाइम के, उनको आप इन्हीं फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स की शक्ल में लिखें। प्लैंक लेंथ जिस तरह है इसी तरह बाकी चीज़ें हैं।
तो उस तरह से है। दूसरे हवाले से ये भी एक इसी क्वेश्चन का हिस्सा बन सकता है कि आप कितने छोटे स्केल तक जाके फिजिक्स कर सकते हैं, तो उसका भी आंसर ये प्लांक लेंथ ही है। लेकिन प्लांक लेंथ की फिजिक्स अभी डेवलप नहीं हुई, दैट इज क्वांटम ग्रेविटी, वो अभी डेवलप नहीं हुई, उसके ऊपर हम फिर कभी बात कर लेंगे। ओके हाँ, हिडन वेरिएबल की मैंने इसीलिए कहानी नहीं छेड़ी कि लंबी बात हो जानी है। यानी ये तीनों जो चीज़ें हैं ना, समझ लें, ये वाली जो मैंने 3 चीज़ें लिखी थी, तो ये एक ही चीज़ का काम है। आइंस्टाइन ये कहता था कि हाइजेनबर्ग की थ्योरी इनकम्प्लीट है, हाइजेनबर्ग की क्वांटम मैकेनिक्स इनकम्प्लीट है। श्रोडिंगर भी यही कहता था। तो श्रोडिंगर, आइंस्टाइन और बाद में ये पोडोल्स्की और रोजन ने मिलकर ये पैराडॉक्स दिया, श्रोडिंगर ने अपनी कैट का एक्सपेरिमेंट दिया। तो उनसे सवाल ये किया जाता था कि अच्छा, अगर उनकी थ्योरी इनकम्प्लीट है तो फिर आप बताएं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन होगा, कॉम्पटन इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन होगा। समझ रहे हैं? वो तजर्बात जिन्होंने क्वांटम थ्योरी की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई थी, वो कैसे एक्सप्लेन होंगे। अच्छा, जो स्पेक्ट्रा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा सीरीज जो है, बामर सीरीज, लाइमन सीरीज वगैरह, वो कैसे एक्सप्लेन होंगी। तो ये उनसे पूछा जाता था, आइंस्टाइन से और श्रोडिंगर से। तो उसके नतीजे में उन्होंने एक थ्योरी अपने तरफ से डेवलप की थी, जिसको आप हिडन वेरिएबल थ्योरी कहते हैं। वो ये कहते थे कि अगर आप इसकी डिटेल चाहते हैं तो चले, लेट्स से ये एक सिस्टम है, मैं इसको जानना चाहता हूँ, ये मेरा कमरा है, ये मेरा घर है, ये दुनिया है, कायनात है, सितारा है, सियारा, कुछ भी है, कोई भी सिस्टम है। मैं इसको कैसे जानता हूँ? मैं इसके ऊपर निगाह डालता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने इसके ऊपर निगाह डाली है इसको जानने के लिए। उसके नतीजे में लेट्स से मैंने लाइट शाइन की है, निगाह डालने का ये मतलब है, और उसके नतीजे में यहाँ पर मुझे उसका रिजल्ट मिल जाता है। मैं बहुत क्रूड करके इसको समझा रहा हूँ। हम कायनात को ऐसे जानते हैं ना, आप मुझे ऐसे देख रहे हैं, आंखें बंद कर लें तो मैंने नज़र आना है आपको, आवाज़ सुनाई दे देगी क्योंकि वो अभी खुले हैं कान, ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ों को मेजर करते हैं। अब हाइजेनबर्ग की थ्योरी ये कहती है कि जब ऑब्जर्वर इस सिस्टम को ऑब्जर्व करेगा ना, तो वो इसको डिस्टर्ब कर देगा, यानी इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में, द मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटम सिस्टम डिस्टर्ब्स इट, वो उसको डिस्टर्ब कर देगा, यानी वो जिस स्टेट में था उसमें नहीं रहने देगा। हाउ विल यू नो कि वो किस स्टेट में था? हाउ विल यू नो? क्योंकि जानने का तरीका तो यही है कि आप उसको देखें, देखने से आप उसको तबाह कर रहे हैं। समझ रहे हैं? मसलन इलेक्ट्रॉन का वो जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, अगर आप ना उसको देखें तो वो इंटरफेरेंस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस करता है। लेकिन जो ही आप उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे कर रहा है, वो इंटरफेरेंस नहीं करता। यानी आप के मेजरमेंट ने, आपके एक्सपेरिमेंट ने उस सिस्टम को डिस्टर्ब किया है, जिसको टेक्निकली हम कहते हैं कोलैप्स ऑफ द वेव फंक्शन। मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि हमने भी स्टार्ट नहीं किया। तो वेव फंक्शन आप उसका कोलैप्स कर देते हैं। अगर मैं इसको ना देखूं तो फिर इसका वेव फंक्शन जो है वो पड़ा रहता है और वो हर तरह की स्टेट में रहता है। सो क्वेश्चन वाज, हाउ विल यू नो द स्टेट ऑफ द सिस्टम बिफोर मेजरिंग इट? हाइजेनबर्ग कहता है वी कैन नॉट मेजर। समझ रहे? वी कैन नॉट नो हाउ द यूनिवर्स लुक्स बिफोर यू लुक एट इट। यानी चीजों को देखने से पहले आप नहीं बता सकते कि वो किस हालत में थी। ये क्वेश्चन ह्यूमन माइंड के ऊपर नहीं, ये नेचर का मसला है, ठीक है। तो ये है हाइजेनबर्ग। 2020 में मिला है नोबेल प्राइज। जी जी हाँ। और बेसिकली जो पैरामीटर्स किसी भी प्रोबेबिलिटी का एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होंगे वो हिडन पैरामीटर। हाँ, तो अब होता ये है कि वही बात, उसकी जो फिलोसफिकल रीजन आइंस्टाइन देता था, वो ये कहता था कि कुछ चीज़ें, कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं, अब मैं बताता हूँ कि वो क्या कह रहा है। हाइजेनबर्ग की जो थ्योरी है ना, वो इस सिस्टम को डिस्क्राइब करती थी। ये लोग कहते थे कि ये सिस्टम है। अब समझ आई बात की? हाइजेनबर्ग कहता है ये सिस्टम है और ये ऑपरेटर्स है जो उसको मेजर कर रहा है और ये उसका रिजल्ट आ रहा है। इन्होंने अल्टीमेटली ये कहा कि भाई ये सारा भी तो सिस्टम ही है ना। अगर इस सारे को सिस्टम ले लें तो फिर हो सकता है कि आप
को ये सारा समझ आ जाए कि इसका डिस्टर्ब होने के बाद वो किधर क्या प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही। दूसरे लफ्ज़ों में वो कहते थे कि हम अब इसको मैं ज़रा उन टर्म्स में ले रहा हूँ जो लिखी हुई हैं किताबों के अंदर, वी आर मेजरिंग द क्वांटम सिस्टम यूजिंग क्लासिकल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारा क्लासिकल था, सिस्टम हमारा क्वांटम था, इस वजह से यहां पे ये कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन हुआ है। अदरवाइज आप इसको हो सकता है कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन ना होता। दैट वाज द आइडिया, जिसको कहा गया है कुछ ऐसे वेरिएबल डाले जा सकते हैं जो ऑपरेटर्स की कंट्रीब्यूशन भी जो है वो शामिल करें और उससे वो कंप्लीट थ्योरी बन जाएगी क्वांटम थ्योरी। जी तो ये क्वेश्चन आया कि एच बार यूज करने की जरूरत क्यों आई और एच का मतलब एच बार और एच में क्या डिफरेंस? वो तो जस्ट डेफिनेशन है ना कि अगर आप h/2 पाई कर देंगे दैट विल बी h कट। और एच बार एच काट यूज करने की जरूरत क्यों? वो मैंने बताया कि प्लांक को जरूरत पेश आई थी टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो उसका स्पेक्ट्रम था ब्लैक बॉडी का, उसको एक्सप्लेन करना है एट ऑल वेवलेंथ्स। ठीक है ना, तो मसलन कुछ लॉज थे जो उसको लो वेवलेंथ पे एक्सप्लेन करते थे, कुछ उसको हाई वेवलेंथ पे एक्सप्लेन करते थे। तो प्लांक का जो लॉ है उसने ये आइडिया लिया कि अगर एनर्जी का हम ये फार्मूला लेके और उसमें पुट करें, और दूसरी बात जब वो इंटीग्रेट करते थे ना एनर्जी को, मैं अब उसका फार्मूला नहीं यहाँ पे लिखूंगा, तो वो ये करते थे कि वो उसको इंटीग्रेट करते थे। ठीक है ना, प्लांक से पहले सारे ही। तो उसने कहा कि नहीं, मैं इसकी जगह सिग्मा यूज करूंगा, और सिग्मा आपको पता है डिस्क्रीट के लिए यूज होता है। मजीद इसकी डिटेल में अभी नहीं हमने जाना। बेसिकली ये 2 पाई जो है ना, ये वेवलेंथ को मुकम्मल करती होता है। सर्कल हो तो उसका भी एक मुकम्मल राउंड होगा तो एक वेवलेंथ। इसी तरह यानी टाइम पीरियड के लिहाज से उन्होंने एक यूनिवर्सल इसको कर दिया ना, 2 पाई रिप्रेजेंट्स वन रेवोल्यूशन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने यूनिवर्सल कर दिया। जो हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम्स है ना, उसके अंदर एक्चुअली हमारे पास हम यूज़ करते हैं जो रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट है, बट क्योंकि उसके अंदर h/2 पाई आता है, तो आपको पता है कि फिजिक्स जो है वो इस तरह के कांस्टेंट्स को लाइक नहीं करते अपने फार्मूलाज के अंदर, तो वो उसके लिए एक नया सिंबल डिवाइस कर देते हैं। सिंबल जस्ट नया रखा हुआ है, बात वही है। ठीक है ना, वो h/2 पाई को भी अगेन आपने कोई एक सिंबल कह दिया और वो वहाँ पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके, अच्छा दूसरी चीज और कोई सवाल तो नहीं है जी? नहीं, वो तो रिलेटिविटी है ना। हाँ, वो रिलेटिविटी है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर क्यों नहीं गिरता, यही सवाल है जिसके लिए हमने क्वांटम थ्योरी बनानी है, कि क्यों नहीं गिरता। हाँ, अगर यानी एक है कि आपको 10 रुपए चाहिए, तो आप 10 रुपए चाहिए तो आपका काम होगा 9 रुपए से नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीटनेस। यानी 9.9 से भी आपका काम नहीं होगा। इसी तरह डिस्क्रीटनेस है, उतनी एनर्जी वो जाया करेगा तो तभी गिरेगा। इस तरह रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स अब तो अलग हो गए। वो तो सर जाहिर है, वो अगला वो मैंने इसीलिए स्किप किया है, वो पूरी डिटेल एक अलग बन जाती है। बेसिकली डिराक का यही काम था ना कि उसने एक इक्वेशन बनाई जिसके अंदर उसने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्लासिकल नहीं ली, रिलेटिविस्टिक ली, एंड देन वो डिराक इक्वेशन उसने बनाई। इसी तरह क्लाइन-गॉर्डन है, डिराक है, बाद में फाइनमैन ने काम किया। वो एक पूरा एडवांस कोर्स है, बल्कि पार्टिकल फिजिक्स को आप कह सकते हैं दैट इज रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। यानी ये जो पॉजिट्रॉन का कंसेप्ट है, एंटी मैटर का कंसेप्ट है, ये सारा इट वाज रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। तो अभी हम समझ लें कि बड़ी बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं जो रिलेटिविस्टिक नहीं है। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं इट इज नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। इसके बाद फिर ये मैंने ये जो चीज़ें बताई हैं ये सारी नॉन रिलेटिविस्टिक के हवाले से बताई हैं। अगर आप रिलेटिविस्टिक में जाएं तो वो डिराक के बाद एक नई स्टोरी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसमें बड़ा कुछ आता है फिर। अच्छा, इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स की स्टोरी के अलावा अगली चीज़ ये है कि आपने क्वांटम मैकेनिक्स करनी कैसे है। मैंने बताया कि आज हमारा मकसद जो है ना वो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट बातें करना है, हमने कंक्रीट बातें नहीं करनी। वो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम चलेंगे, मैथमेटिक्स डेवलप करेंगे तो वहाँ से वो चीज़ें मेरा मकसद असल में ये है कि आप मैथमेटिक्स से कैसे अंडरस्टैंड करते हैं रियलिटी को, ये हम सीखें क्वांटम के तनाज़ुर में। कि आप मैथमेटिक्स डेवलप करते जाएं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे पहले कुछ नहीं आता, मुझे नहीं ये चीज़ें आती,
मैं एक नया इंसान हूँ और मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि ये हिस्ट्री है मेरे सामने और मैं सीखना चाह रहा हूँ कि ये क्या हुआ है, कैसे मैथ बना है, लीनियर अलजेब्रा क्या होता है, वहाँ से कैसे आप ये चीज़ें बनाते हैं और उन चीज़ों के रिजल्ट्स फिर कैसे आपने, यानी जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं ना, वजाहतें होती हैं, वो थ्योरी बनने के बाद दी जाती हैं। पहले जो वजाहतें होती हैं वो हाइपोथेसिस होते हैं, वो थ्योरी नहीं होती। वो आप जुगाड़ें लगा रहे होते हैं कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बट उसको कंक्रीट फॉर्म के अंदर लाने के लिए आपको पूरी उसकी फाउंडेशन, मैथमेटिकल फाउंडेशन चाहिए होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ दैट इज़ फार्मूलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। हिस्ट्री नहीं, फार्मूलेशन। इसके फार्मूलिज्म्स बहुत सारे हैं, कुछ लोग जाते हैं दीगर डायरेक्शंस में भी, बट आई विल जस्ट डिस्क्राइब 5। एक फार्मूलिज्म है जो मैंने बताया कि सबसे पहले 1925 के अंदर हाइजेनबर्ग ने दिया है, और इसको कहते हैं मैट्रिक्स मैकेनिक्स। मैट्रिक्स मैकेनिक्स। तो आप लोगों ने ये मैट्रिक्स पढ़े होते हैं, मैट्रिक के अंदर भी, एफएससी के अंदर भी, 2x2 मैट्रिसेस, फिर 3x3 मैट्रिसेस, सम टाइम 4x4 मैट्रिसेस ऑल्सो। तो ये मैट्रिसेस बेसिकली करते क्या हैं ये नहीं बताया जाता। तो इसमें पहली तो आपके लिए नई बात ये होनी चाहिए कि हाइजेनबर्ग था जिसने मैट्रिक्स मैकेनिक्स को पहली दफ़ा क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई किया है। मैट्रिक्स मैकेनिक्स का अलजबरा विच इज़ अगेन लीनियर अलजबरा, दैट वाज डेवलप्ड अर्लियर, बट हाइजेनबर्ग को नहीं पता था कि वो मैट्रिक्स को यूज़ कर रहा है। ये बोर्न था जिसने उसको बताया था कि वो मैट्रिक्स को यूज़ कर रहा है। तो हाइजेनबर्ग की जो मैकेनिक्स है ना, क्वांटम मैकेनिक्स है, यानी हाइजेनबर्ग का जो मैथमेटिक्स है वो मैट्रिक्स का मैथमेटिक्स है, जिसके अंदर फिर आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है। आपको पता है मैट्रिक्स की क्या फॉर्म्स होती हैं, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल्स होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, वो पूरा मैट्रिक्स की जो बेसिक्स है ना वो आपने करनी है। और आई वुड रिकमेंड, मैं आज इसीलिए इस लेक्चर में ये बता रहा हूँ कि कल हमने इसको करना है, तो आप जाएं घर और उसको जो एफएससी का या मैट्रिक लेवल का जो मैट्रिक्सिस वाला चैप्टर है कम से कम उसको पढ़ लें। वो मैट्रिसेस वाला चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि आपने क्वांटम पढ़ ली है। पता ये नहीं चलता ना कि जो हम वहाँ पे मैट्रिक्स पढ़ रहे थे वो यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो मैट्रिक्स मैकेनिक्स को समझने के लिए मैट्रिसेस को पढ़ना ज़रूरी है। सो मैट्रिसेस को जाके एक दफ़ा रिवाइज ज़रूर करें, फिर हम देखेंगे कि हाइजेनबर्ग ने किस तरह मैट्रिक्स मैकेनिक्स डेवलप की है। श्रोडिंगर ने इसी चीज़ को ट्रांसलेट समझने किया है, कोशिश तो थी उसकी कि हाइजेनबर्ग के आइडिया को फ्लॉप करे, लेकिन इसने डेवलप की है वेव मैकेनिक्स। यानी ये टर्म्स हैं, जस्ट मैं टर्म्स देना चाह रहा हूँ ताकि अगर आप कहीं से सर्च करना चाहें तो ये चीज़ें पढ़ सकें। तो जो नताइज मैट्रिक्स मैकेनिक्स ने निकाले थे वो सारे नतीजे वेव मैकेनिक्स से निकल आते हैं बाय यूजिंग श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, और यही वो स्टैंडर्ड तरीका ज़्यादातर जो पढ़ाया जाता है। ये वाली चीज़ की बेसिक्स नहीं पढ़ाई जाती कि मैट्रिक्स मैकेनिक्स तक कैसे पहुँच। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनको आपने रिवाइज करना है जाके। 4 ईयर सीरीज़ को भी देख लेना ज़रा। 4 ईयर सीरीज़ के बगैर मैट्रिक्स मैकेनिक्स कैसे अप्लाई होती है ये भी नहीं समझ आनी, ठीक है। तो इसको हम कोशिश करेंगे थोड़ी समझने की, बट अगेन थोड़ा सा इसको आप पढ़ें जाकर 4 ईयर सीरीज़ को। 4 ईयर सीरीज़ का काम क्या होता है, मतलब फार्मूला देख लें, उसका बेसिक चीज़ें देख लें कि क्या करती है। और इन दोनों ने अपने अपने तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप कर ली। उसने मैट्रिक्स को इस्तेमाल कर लिया, इसने वेव्स को इस्तेमाल, डिफरेंशियल इक्वेशंस को इस्तेमाल कर लिया। और इन दोनों के दरमियान जो मुताबिकत है 1930 के अंदर वो डिराक ने करवाई। उसने ब्रैकेट नोटेशन जो है वो इंट्रोड्यूस की, और ब्रैकेट के ज़रिए उसने, ब्रैकेट नोटेशन के ज़रिए उसने ये साबित किया कि इसके और इसके नतीजे सेम है। समझ लें, यानी वाई डू यू नीड ब्रैकेट नोटेशन, बिकॉज यू वांट टू शो द इक्विवेलेंसी ऑफ मैट्रिक्स मैकेनिक्स एंड वेव मैकेनिक्स, ठीक है। और इसका एक फ़ायदा भी हुआ, यानी एक तो काम ये था ना कि वो इन दोनों की करस्पॉन्डेंस उसने दिखा दी कि दोनों सेम रिजल्ट्स देते हैं। उसका फ़ायदा ये हुआ कि ब्रैकेट नोटेशन ज़्यादा आसान है, और उसकी बुनियाद के ऊपर आपको एक नई चीज़ मिली
जिसका आज नतीजा है क्वांटम इंफॉर्मेशन या क्वांटम कंप्यूटेशन, डेंसिटी मैट्रिक्स अप्रोच। ठीक है, उसके बारे में बात भी करेंगे और स्टैट के अंदर भी अप्लाई होती है। तो ब्राकेट को आप देखेंगे कि ये बहुत मज़ेदार तरीका था फिजिक्स करने का। उसके बाद मैंने पहले भी आपको बताया था कि वॉन न्यूमन जो है उसने, ये अकेला नहीं है, और भी लोग हैं, जैसे डिराक का मैंने नाम लिया, और इसके अलावा एक और था, अभी मेरे माइंड में उसका नाम नहीं आ रहा। इसने दी है एक्सियोमेटिक क्वांटम मैकेनिक्स। ये भी एक फार्मूलेशन है। मतलब अब ये समझ लें कि हर आने वाला पिछले वाले के काम की तायीद भी कर रहा है और उसमें नया इजाफा भी कर रहा है। नॉलेज ऐसे ही बढ़ता है ना, कि मैंने एक बात की और सर ने, जैसे यासीन नाज साहब बैठे थे, तो मैंने एक इशारा दिया और आगे उन्होंने अगली बात की, बात और समझ में आ गई। तीसरा कोई और बात करता तो बात और खुल के सामने आ जाती। समझ रहे हैं ना? तो बस यही हो रहा है हिस्ट्री में भी, कि मैट्रिक्स मैकेनिक्स ने एक बात की, उसको वाज़े कर दिया वेव मैकेनिक्स ने, उसको वाज़े तरीन कर दिया ब्राकेट ने, उन तीनों को जमा कर दिया इसने, वॉन न्यूमन ने, और उसने बना ली एक्सियोमेटिक क्वांटम मैकेनिक्स। और ये वो क्वांटम मैकेनिक्स है जो आप पढ़ रहे होते हैं। क्यों? इसमें उसने एक ऐसी चीज के साथ लिंक कर दिया क्वांटम मैकेनिक्स को जो ये तीनों नहीं कर पाए थे। ये तीनों एक काम नहीं कर पाए थे जो वॉन न्यूमन ने किया। समझ रहे हैं? और वो काम है, उसने लिंक कर दिया क्वांटम मैकेनिक्स को हिल्बर्ट स्पेस के साथ। अब आपको थोड़ा थोड़ा वो नाम भी याद आने शुरू हो जाएंगे जो आपने पढ़े हुए हैं। तो हिल्बर्ट स्पेस बहुत बाद में आई है। मसला ये है कि जब आपको पढ़ाया जाता है ना, मैं अक्सर कहता होता हूं कि तारीख का आखिरी सफ़ा फिजिक्स का पहला सफ़ा होता है। बात समझ में आई है? तारीख का आखिरी सफ़ा फिजिक्स का पहला सफ़ा होता है। इसीलिए हमें चीज़ें समझ नहीं आती कि जो चीज़ आखिर पे डेवलप हुई थी वो हमें पहले पढ़ाई जाती है। हिल्बर्ट स्पेस हमें पहले पढ़ा दी जाती है, लेकिन ये बताया नहीं जाता कि हिल्बर्ट स्पेस की ज़रूरत क्यों पेश आई, हम हिल्बर्ट स्पेस क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो वॉन न्यूमन है जिसने ये बताया कि आप हिल्बर्ट्स, यानी वो सारी चीज़ें जिसको आप कैट्स कहते हैं, या जिसको आप वेव फंक्शन कहते हैं, या जिसको आप कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, तो इसमें जो कॉलम मैट्रिक्स होता है, इसमें वो वेव फंक्शन होता है, इसमें वो कैट होती है, और इसमें वो एक पॉइंट होता है। हिल्बर्ट स्पेस का वो क्या है? एक पॉइंट होता है। ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स स्पेस है, इसको हम देखेंगे। हिल्बर्ट स्पेस के अंदर फिर आप वो डिफाइन करते हैं, इट इज़ बिल्ट ऑन लीनियर अलजेब्रा, इट इज़ बिल्ट ऑन वेक्टर स्पेसिस। तो बीएससी डबल मैथ जिन्होंने पढ़ी होती है वो ज़्यादा अच्छा समझ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वेक्टर स्पेसिस अलहदा से भी पढ़ी होती है। बट विल ट्राई कि हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सो वॉन न्यूमन ने क्या किया है कि क्वांटम मैकेनिक्स को रिलेट कर दिया हिल्बर्ट स्पेसिस के साथ, और उससे और काम आसान हो गया। और अब जो क्वांटम पढ़ाई जाती है किताबों के अंदर वो यही वाली होती है। लेकिन यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई, एक और तरीका आया है, और एक और है, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा। ये 1948 का है, और ये है मेरा फेवरेट साइंटिस्ट फाइनमैन। फाइनमैन बहुत कमाल का आदमी था। मतलब फाइनमैन की वीडियोस आप देखें, फाइनमैन के बारे में बड़े बड़े लोगों ने बड़ा बड़ा कुछ कहा है, बट फाइनमैन अपने बारे में जो कहता है वो आप पढ़ लें, काफ़ी है। उसकी बुक है, ऑटोबायोग्राफी है, श्योरली यू आर जोकिंग मिस्टर फाइनमैन। बड़ा जोली किस्म का था, रवायतों का पाबंद नहीं था, समझ रहे हैं मेरी बात को, और बड़ा मतलब खुला डुल्ला इंसान जो होता है ना, उस तरह का आदमी था। सुबह के वक्त कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, और शाम को जाके एक क्लब के अंदर ड्रम बजाता था, वो डिस्को। समझ रहे हैं? रात को बैठा क्वांटम कर रहा है, तो सुबह उठ के जनाब पेंटिंग शुरू कर दी। आर्टिस्ट था। समझ रहे हैं? तो उसकी आर्ट जो है उसने, यानी वो आर्टिस्टिक सेंस जो थी फाइनमैन की, उसने उसको क्वांटम मैकेनिक्स को एक नए तरीके से देखना शुरू किया, और उसने एक नए तरीके से देख लिया। तो इसने जो फार्मूलिज्म दिया है दैट इज पाथ इंटीग्रल। इसने पाथ इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा टच कर लेंगे। वैसे जितनी आज पार्टिकल फिजिक्स हो रही है ना, थ्योरेटिकल पार्टिकल फिजिक्स या कॉस्मोलॉजी में जो क्वांटम ग्रेविटी में जो काम हो रहा है, वो इस पाथ इंटीग्रल अप्रोच को इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक है, मतलब इसको आप पहले चारों को आप कह सकते हैं ये कैनोनिकल क्वांटाइजेशन है, और इसको आप नया उसने एक तरीका दिया है क्वांटाइजेशन का, जिसको पाथ इंटीग्रल क्वांटाइजेशन कहते हैं। पहले चार जो है ना वो एक ही काम कर रहे थे, इसने एक नई इंसाइट दी
और इसके नताइज जो हैं वो फिर पार्टिकल फिज़िक्स के अंदर, कॉस्मोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा हमें मिलते हैं। अब हमने क्या करना है, इतना कुछ किया हुआ है लोगों ने, उसके बाद वैसे डायसन ने कुछ काम किया है, मतलब इसके बाद समझ लें कि इसके बाद की जो कहानी है ना वो क्वांटम फील्ड थ्योरी है, मतलब फील्ड्स पे आप चले गए थे, ठीक है, मैनी बॉडी सिस्टम, मैनी पार्टिकल सिस्टम्स के ऊपर चले गए। और आजकल जितनी भी रिसर्च क्वांटम के हवाले से थ्योरी में हो रही है वो यही है, वो QFT पे हो रही है। वो हमारा मौजू नहीं है, वो एडवांस टॉपिक है, फिर कभी हम उसको पढ़ेंगे। QFT में पाथ इंटीग्रल अप्रोच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। तो यहाँ तक कोई सवाल? अच्छा जी, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स इज अगेंस्ट स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी। वो क्वांटम मैकेनिक्स में इसके अंदर नहीं आता जी, तो वो अदर फिर हम इंशाल्लाह जो फर्दर डिस्कशन बाद में क्लोज करेंगे उसमें शायद वो स्पेशल रिलेटिविटी है। और कोई क्वेश्चन अगर है आप लोगों का क्वेश्चन। तो बेसिकली आज हमने किया क्या है, नतीजा हमारा क्या है? नतीजा हमारा ये है कि एक तो हमने तारीख देख ली कि हिस्टोरिकली आइडियाज़ कैसे कैसे डेवलप हुए, किन किन लोगों का उसमें किरदार है और क्या क्या आइडियाज़ थे जिनको हमने डिस्कस किया है, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ ये कि कौन कौन से तरीके हैं क्वांटम मैकेनिक्स करने के, फार्मलिज्म्स, और उसमें मैंने फिर अब आपको बता दिया कि हम इस फार्मलिज्म को डेवलप करेंगे। लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं इस फार्मलिज्म के अंदर इन तीनों की क्रॉसपेंडेंस आपको समझाऊं कि मैट्रिसेस जो हैं वो क्या करते हैं, वेव मैकेनिक्स क्या करती है, ब्रैकेट क्या करते हैं, और तीनों के रिजल्ट सेम क्यों आते हैं, और हिल्बर्ट स्पेस कैसे उसको सेम करवाती है। क्लियर है? तो मेरा ख्याल है आज हमने क्वांटम तो नहीं पढ़ी, आज हमने तारीख़ क्वांटम पढ़ी है। तो थैंक यू सो मच। ज़ाहिर है तारीख के बगैर तो आप आगे नहीं जा सकते। बेस यानी बनाकर ही आगे चलना चाहिए, तो इससे ये सेंस पैदा होती है कि यार आगे कैसे बढ़ना है। तो आप मेरा ख्याल है आप की देख रहे हैं इंशाल्लाह उधर भी बता दें। डॉक्टर साहब आप भी बता दें कि आप की देख है चल रहा है ऑनलाइन लाइन। हाँ, तो आधा घंटा अभी ब्रेक होगी, 11:30 बजे फिर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स डॉक्टर हाशिम फारूक साहब स्टार्ट करेंगे।